हमारे व्यवहार को दो अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक ऑटोमेटिक होता है और दूसरा कंसिडर्ड। हमारे दिमाग में दोस्तों दो मेन कैरेक्टर्स के बीच किसी फिल्म की कहानी की तरह एक अट्रैक्टिव नाटक चलता रहता है। यह ट्विस्ट, ड्रामा और टेंशन से भरा हुआ होता है। यह दो कैरेक्टर्स हैं, इंपल्सिव, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव सिस्टम 1 और थॉटफुल, डेलिब्रेट, कैलकुलेटिंग सिस्टम 2। ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं दोस्तों। इनका इंटरैक्शन यह डिसाइड करता है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे निर्णय, डिसीजंस या एक्शन लेते हैं। दोस्तों सिस्टम 1 हमारे दिमाग का हिस्सा है जो इंट्यूटिवली और अचानक चलता है। यह अधिकतर हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल के बिना ही काम करता है। आप इस सिस्टम का अनुभव तब कर सकते हैं जब आप बहुत तेज और अनएक्सपेक्टेड आवाज सुनते हैं। आप शायद तुरंत अपना फोकस उस आवाज की तरफ लेकर जाते हैं जब आप ऐसा सुनते हैं। यह सिस्टम 1 है दोस्तों। यह सिस्टम हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट की लेगेसी है। ऐसे जल्दी एक्शंस लेने और जजमेंट्स करने की एबिलिटी होने के कई इनहेरेंट सर्वाइवल एडवांटेजेस हैं दोस्तों। सिस्टम 2 वह है जिसके बारे में हम तब सोचते हैं कि जब हम अपने ब्रेन के उस पार्ट का उपयोग करते हैं जो पर्सनल डिसीजंस, रीजनिंग और बिलीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह मन की कॉन्शियस एक्टिविटीज से संबंधित है दोस्तों, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, चॉइसेस और फोकस्ड अटेंशन। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप भीड़ में एक महिला की तलाश कर रहे हैं। आपका दिमाग जानबूझकर इस काम पर फोकस करता है। वह उस लेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करता है जो उसे ढूंढने में मदद कर सके। यह फोकस पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने में मदद करता है और आप भीड़ में दूसरे लोगों को मुश्किल से नोटिस करते हैं। दोस्तों यदि आप इस फोकस्ड अटेंशन को बनाए रखते हैं तो आप उस लेडी को कुछ मिनटों के अंदर ढूंढ सकते हैं, जबकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने फोकस को खो देते हैं तो आपको उसे ढूंढने में परेशानी होगी। कैसे लेजीनेस यानी आलस से एरर्स को जन्म दे सकता है और हमारी इंटेलिजेंस को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों यह देखने के लिए कि दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, एक पॉपुलर बैट एंड बॉल प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास करते हैं। एक बैट और बॉल की कीमत 1.10 यानी 1.10 डॉलर है। बैट की कीमत बॉल से $1 ज्यादा है। तो गेंद की कीमत कितनी है? जो कीमत आपके दिमाग में सबसे अधिक आती है दोस्तों वह है $0.10 यानी $0.10। यह एक इंट्यूटिव और ऑटोमेटिक सिस्टम 1 का रिजल्ट है और यह गलत है दोस्तों। अच्छा चलिए कुछ सेकंड और ले लीजिए और अब कैलकुलेट वापस कीजिए। क्या आपको अपनी गलती मालूम पड़ी? सही उत्तर $0.05 है दोस्तों, यानी 0.05। हुआ यह था कि आपके इंपल्सिव सिस्टम 1 ने कंट्रोल ले लिया था और इंट्यूशन पर रेली करते हुए ऑटोमेटिकली आंसर कर दिया था, लेकिन यह जवाब आया बहुत तेजी से था। तो आमतौर पर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जिसे सिस्टम 1 समझ नहीं सकता तो सिस्टम 2 समस्या पर काम करता है। लेकिन बैट एंड बॉल प्रॉब्लम में सिस्टम 1 को धोखा दिया जाता है। यह प्रॉब्लम जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं दोस्तों, और सिस्टम 1 गलती से मान लेता है कि वह अपने आप ही इसे संभाल सकता है। बैट एंड बॉल प्रॉब्लम हमारी मेंटल लेजीनेस को एक्सपोज करती है। जब हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो हम प्रत्येक काम के लिए पॉसिबल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का उपयोग करते हैं। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सिस्टम 2 के साथ आंसर्स को चेक करने में अधिक एनर्जी का उपयोग होता है। इसलिए हमारा दिमाग सिस्टम 2 की मदद तब नहीं लेता है जब इसे लगता है कि वह सिस्टम 1 के साथ मिलकर किसी काम को कर सकता है। यह लेजीनेस दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम 2 का उपयोग हमारी बुद्धि का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिसर्च से पता चलता है कि सिस्टम 2 टास्क की प्रैक्टिस करना जैसे फोकस और सेल्फ कंट्रोल हायर इंटेलिजेंस स्कोर्स तक ले जाता है। बैट एंड बॉल प्रॉब्लम यह दर्शाती है क्योंकि हमारे दिमाग में सिस्टम 2 का उपयोग करके जवाब की जांच हो सकती थी और इस कॉमन एरर से बचा जा सकता था। आलसी होने और सिस्टम 2 का उपयोग करने से बचने के कारण हमारा दिमाग हमारे इंटेलिजेंस की ताकत को लिमिटेड कर देता है। ऑटो पायलट, क्यों हम हमेशा अपने विचारों और कार्यों के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब आप SO♯P वर्ड फ्रेगमेंट को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? शायद कुछ नहीं, पर अगर आप
पहले वर्ड ईट पर विचार करें तो क्या होगा जब आप SO ब्लैंक P को देखेंगे। तो दोस्तों अब जब आप SO ब्लैंक P शब्द को फिर से देखेंगे तो आप इसे सूप के रूप में पूरा करेंगे। यह प्रोसेस प्राइमिंग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जब हम एक वर्ड, कॉन्सेप्ट या इवेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो हम रिलेटेड वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को रेफर करते हैं। यदि आपने ईट के बजाय शावर वर्ड को देखा होता तो आप शायद सोप के रूप में इस वर्ड को पूरा करते। तो ऐसे गेस करना ना केवल हमारे विचारों को इफेक्ट करता है बल्कि हमारे एक्शन लेने के तरीके को भी इफेक्ट करता है दोस्तों। ठीक वैसे ही जैसे कुछ शब्द और कॉन्सेप्ट को सुनकर मन के साथ शरीर भी प्रभावित हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण एक स्टडी में पाया जा सकता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बुजुर्ग होने के साथ जुड़े शब्द जैसे कि फ्लोरिडा और रिंकल से बुलाने पर उन्होंने सामान्य से धीमी गति से चलकर रिस्पॉन्ड दिया। अविश्वसनीय रूप से एक्शन और थॉट्स अनकॉन्शियसली तैयार हो जाते हैं दोस्तों, मतलब हम इन्हें बिना सोचे समझे करते हैं। प्राइमिंग दिखाती है कि भले ही कितनी भी बहस की जाए पर हम हमेशा अपने एक्शंस, जजमेंट्स और चॉइसेस के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसके बजाय हम कुछ सोशल और कल्चरल कंडीशन से लगातार तैयार हो रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कैथलीन वूज के द्वारा की गई रिसर्च साबित करती है कि मनी का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअलिस्टिक एक्शंस को शुरू करता है। उदाहरण के लिए लोग पैसे का विचार करने से पहले पैसे की इमेजेस के कांटेक्ट में आते हैं। वे अधिक इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। उन्हें दूसरों के साथ काम करने, उन पर डिपेंड होने और उनकी डिमांड्स को मानने में कम इंटरेस्ट होता है। तो वू की रिसर्च का एक इंप्लीकेशन यह है दोस्तों कि पैसा कमाने वाले ट्रिगर से भरे एक समाज में रहने से हमारे व्यापार से परोपकारिता खत्म हो सकती है, यानी कि ऑल्ट्रुइज्म खत्म हो सकती है दोस्तों। आपके अंदर जो फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड है वो खत्म हो सकता है। तो दूसरे सोसाइटल एलिमेंट्स की तरह एक व्यक्ति के थॉट्स और इसलिए उसकी चॉइसेस, जजमेंट्स एंड बिहेवियर्स प्राइमिंग से प्रभावित हो सकते हैं और ये संस्कृति में रिफ्लेक्ट होते हैं दोस्तों। हम सभी जिस तरीके के समाज में रहते हैं उस पर भारी प्रभाव डालते हैं। स्नैप जजमेंट्स। तो दोस्तों कैसे दिमाग क्विक चॉइसेस लेता है भले ही इसमें एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त जानकारी ना हो। कल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टी में बेन नाम के किसी आदमी से मिलते हैं और आप उससे आसानी से बात कर लेते हैं। बाद में कोई पूछता है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो अपने चैरिटी में योगदान करना चाहता हो। आप बेन के बारे में सोचते हैं भले ही आप उसके बारे में केवल एक चीज जानते हो कि उससे बात करना आसान है। तो दोस्तों दूसरे शब्दों में आप बेन के कैरेक्टर के एक एस्पेक्ट को पसंद करते हैं और इसलिए आप मानते हैं कि आप उसके बारे में सब कुछ पसंद करेंगे। हम अक्सर किसी व्यक्ति को स्वीकार या अस्वीकृत करते हैं तब भी जब हम उसके बारे में बहुत कम जानते हो दोस्तों। तो पर्याप्त जानकारी के बिना चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने की हमारे माइंड की टेंडेंसी अक्सर जजमेंट एरर्स क्रिएट करती है। इसे एग्जैजरेटेड इमोशनल कोहेरेंस कहा जाता है, जिसे हेलो इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि बेन की अप्रोचेबिलिटी, भले ही आप उसके बारे में बहुत कम जानते हो लेकिन यह हमारे दिमाग का डिसीजन लेने के लिए जाने वाला शॉर्टकट का एक मात्र तरीका नहीं है दोस्तों। यह सवाल दिखाया जा सकता है कि क्या जेम्स फ्रेंडली है। स्टडीज से पता चलता है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के इस सवाल का जवाब देने पर हम जेम्स को फ्रेंडली मान लेंगे क्योंकि दिमाग में ऑटोमेटिकली लिया गया आइडिया कंफर्म हो जाता है दोस्तों। तो द हेलो इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस दोनों होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग क्विक जजमेंट्स करने के लिए ईगर होता है दोस्तों, लेकिन ये अक्सर गलती कर देता है क्योंकि हमारे पास हमेशा एक्यूरेट कॉल करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं होता। हमारा दिमाग डेटा में गैप्स को भरने के लिए झूठे सुझावों और ओवर सिंप्लीफिकेशंस पर निर्भर करता है और संभावित रूप से गलत कंक्लूजन तक पहुंचता है। प्राइमिंग की तरह यह कॉग्निटिव फिनोमेना हमारे अवेयरनेस के बिना होता है और हमारी चॉइसेस, जजमेंट्स और एक्शंस को प्रभावित करता है। ह्यूरिस्टिक्स। दोस्तों क्विक डिसीजंस लेने के लिए मन कैसे शॉर्टकट का उपयोग करता है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अक्सर हम खुद को ऐसी कंडीशंस में पाते हैं जहां हमें तेजी से निर्णय लेने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए हमारे मन ने हमारी सराउंडिंग्स को तुरंत समझने में हमारी मदद करने के लिए कुछ शॉर्टकट डेवलप किए होते हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स कहलाते हैं दोस्तों।
ज्यादातर समय ये प्रोसेस बहुत मददगार होते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि हमारा दिमाग उन्हें ओवर यूज कर सकता है। इन्हें उन सिचुएशंस में अप्लाई करना जिसके लिए ये सूटेबल नहीं है, हमें गलती करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। क्या ह्यूरिस्टिक्स को बेहतर समझने के लिए और इनसे होने वाली गलतियों को समझने के लिए हम इनकी दो प्रकार की जांच कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ह्यूरिस्टिक और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन ह्यूरिस्टिक वह है जहां हम वास्तव में पूछे गए सवाल से आसान सवालों का जवाब देते हैं। इस सवाल का उदाहरण लीजिए, वह महिला पुलिस अधिकारी बनने के लिए एक कैंडिडेट है, वह कार्यालय में कितनी सफल रहेगी। हम अपने आप उस सवाल का ऑप्शन चुनते हैं जिसका हम आसानी के साथ जवाब देना चाहते हैं, जैसे क्या यह महिला किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती है जो एक अच्छा पुलिस अधिकारी बन सकता हो। इस ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि उम्मीदवार के बैकग्राउंड और पॉलिसीज पर रिसर्च करने के बजाय हम केवल अपने आप से पूछना चाहते हैं कि क्या यह महिला एक अच्छी पुलिस अधिकारी की हमारी मेंटल इमेज से मेल खाती है या नहीं। दुर्भाग्य से अगर महिला हमारे दिमाग की इमेज में फिट नहीं बैठती है तो हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही उसके पास अपराध से लड़ने का अनुभव हो जो उसे आइडल कैंडिडेट बनाता हो। इसके बाद अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होता है। दोस्तों, यह आप अक्सर तब देखते हैं जब आप कई बार सुनी गई बात या याद रखने में आसान बात के होने की संभावना को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक्सीडेंट्स की तुलना में स्ट्रोक्स कई और मतों का कारण बनता है, लेकिन एक स्टडी में पाया गया है कि 80% रिस्पोंडेंट्स को एक एक्सीडेंटल डेथ होने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण यह है कि हम मीडिया में ज्यादातर एक्सीडेंटल डेथ्स के बारे में सुनते हैं, और क्योंकि वे हम पर एक मजबूत इंप्रेशन डालते हैं, हम स्ट्रोक की मौत की तुलना में हॉरिफिक एक्सीडेंटल डेथ्स को याद करते हैं, और इसलिए हम इन खतरों में इनअप्रोप्रिएटली रिएक्ट कर सकते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं और इसके कारण अवॉइडेबल मिस्टेक्स करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आप इस बात की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि कुछ चीजें कब होंगी। इसका एक प्रभावी तरीका बेस रेट का ध्यान रखना है। दोस्तों, यह एक ऐसे स्टैटिस्टिकल बेस को रेफर करता है जिस पर अन्य स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक बड़ी टैक्सी कंपनी में 20% येलो टैक्सियां हैं और 80% रेड टैक्सियां हैं। इसका मतलब है कि येलो टैक्सी की बेस रेट 20% है और रेड टैक्सी की बेस रेट 80% है। यदि आप एक टैक्सी का ऑर्डर देते हैं और इसके रंग की कल्पना करना चाहते हैं तो बेस रेट को याद रखें और आप काफी सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए हमें एक इवेंट की भविष्यवाणी करते समय बेस रेट हमेशा याद रखनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता है। वास्तव में बेस रेट की उपेक्षा बेहद आम है। एक रीजन जिसके कारण हम बेस रेट की अनदेखी करते हैं वह है कि हम सबसे ज्यादा संभावित रिजल्ट्स के बजाय अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, उन टैक्सीज के बारे में फिर से सोचिए। अगर हमारे सामने से 5 लाल टैक्सी पास हो जाती हैं तो आप शायद यह महसूस कर रहे होंगे कि अगली टैक्सी पीले रंग वाली ही आएगी, लेकिन चाहे कितनी भी टैक्सी आपके सामने से निकल जाए, अगली टैक्सी के लाल होने की संभावना फिर भी लगभग 80% ही होगी। और अगर हमें बेस रेट याद आती है तो हमें इसका एहसास होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम देखते हैं कि हम क्या देखने की उम्मीद करते हैं, एक पीली टैक्सी, और इसलिए हम संभवतः गलत होंगे। तो दोस्तों, बेस रेट की उपेक्षा एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टैटिस्टिक्स के साथ काम करने की वाइडर प्रॉब्लम से जुड़ी है। हम इस बात को याद रखने में भी संघर्ष करते हैं कि सब कुछ मीन पर होता है। यह एक्नॉलेजमेंट है दोस्तों कि सभी सिचुएशंस का एवरेज स्टेटस होता है और यही इस वेरिएशन को अंततः औसत की तरफ झुका सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक फुटबॉल स्ट्राइकर जो हर महीने 5 गोल का औसत रखता है वह सितंबर में 10 गोल करता है तो उसका कोच एक्साइटेड होगा, लेकिन अगर वह फिर से पूरे साल के लिए प्रति माह लगभग 5 गोल स्कोर करने पर ही चलता जाता है तो उसका कोच शायद उसकी हॉट स्ट्रीक को जारी रखने के लिए उसकी आलोचना करेगा। हालांकि स्ट्राइकर इस आलोचना के लायक नहीं होगा क्योंकि वह केवल मीन का पीछा कर रहा है। बातों पर ध्यान दें।
हमारे दिमाग के फोकस को कैसे एडजस्ट करना ड्रामेटिकली हमारे विचारों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग टास्क के अकॉर्डिंग ऊर्जा की विभिन्न मात्रा का उपयोग करता है। जब ध्यान को जुटाने की कोई जरूरत नहीं होती है और थोड़ी एनर्जी की आवश्यकता है तो हम कॉग्निटिव ईज की स्थिति में होते हैं। फिर भी जब हमारे दिमाग को अटेंशन जुटाना होता है तो वह अधिक एनर्जी का उपयोग करता है और कॉग्निटिव स्ट्रेन की स्थिति में आ जाता है। दिमाग के एनर्जी लेवल में यह बदलाव इस बात पर ड्रामेटिक इफेक्ट डालते हैं कि हम कैसे व्यवहार करना चाहते हैं। कॉग्निटिव ईज के एक स्टेट में इंट्यूटिव सिस्टम 1 हमारे दिमाग का प्रभारी है दोस्तों, वही लॉजिकल और मोर एनर्जी डिमांडिंग सिस्टम 2 यहां पर कमजोर है। इसका मतलब है कि हम अधिक इंट्यूटिव, क्रिएटिव और खुश रहते हैं, फिर भी हम गलतियां करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेन में हमारी अवेयरनेस अधिक बढ़ जाती है और इसलिए सिस्टम 2 कंट्रोल ले लेता है। सिस्टम 2 सिस्टम 1 की तुलना में हमारे निर्णय को दोबारा जांचने के लिए और अधिक तैयार है, इसलिए हम बहुत कम क्रिएटिव होते हैं, हालांकि हम कम गलतियां करते हैं। आप कुछ टास्क के लिए राइट फ्रेम ऑफ माइंड में जाने के लिए दिमाग एनर्जी को जानबूझकर प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक संदेश को परसुएसिव यानी प्रेरक बनाना चाहते हो तो कॉग्निटिव ईज का प्रमोशन करने का प्रयास करें। दोस्तों, खुद को रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन से एक्सपोज करना इसका एक अच्छा तरीका है। अगर इंफॉर्मेशन हमारे लिए दोहराई जाती है या अधिक यादगार बनाई जाती है तो यह अधिक प्रमोशनल बन जाती है यानी प्रेरक बन जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जब बार बार एक ही स्पष्ट संदेशों के संपर्क में आता है तो वो पॉजिटिवली रिएक्ट करने के लिए विकसित हो जाता है। जब हम कुछ जाना पहचाना सा देखते हैं तो हम स्टेट ऑफ कॉग्निटिव ईज में पहुंच जाते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेन दूसरी ओर हमें स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स जैसी चीजों में सफल होने में मदद करता है। हम अपने आप को ऐसी जानकारी के सामने एक्सपोज कर सकते हैं जो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो। उदाहरण के लिए, हार्ड टू रीड टाइप इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमारा मन समस्या को समझने के प्रयास में अपनी एनर्जी के स्तर को बढ़ाता है और इसलिए हमारी हार मानने की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। हम रैशनल थिंकिंग पर बेस्ड चॉइसेस क्यों नहीं बनाते हैं, आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम इंडिविजुअल्स के रूप में कैसे चुनते हैं? लंबे समय से इकोनॉमी के एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ने सुझाव दिया कि हम रैशनल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। उन्होंने आर्ग्यू दिया कि भाई हम सभी यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार ऑप्शन बनाते हैं, जिसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो वह रैशनल फैक्ट्स पर ही ध्यान देता है और उसके लिए बेस्ट ओवरऑल आउटकम के साथ विकल्प चुनता है, जिसका अर्थ है कि सबसे मोस्ट यूटिलिटी। दोस्तों, उदाहरण के लिए, यूटिलिटी थ्योरी इस तरीके के बयान को प्रेजेंट करेगा: यदि आप कीवी की तुलना में संतरे ज्यादा पसंद करते हैं तो आप एक कीवी जीतने की 10% संभावना पर नारंगी जीतने का 10% मौका लेना चाहते हैं। स्पष्ट लगता है ना? इस फील्ड में इकोनॉमिस्ट का सबसे प्रभावशाली समूह शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और उनके सबसे प्रसिद्ध स्कॉलर मिल्टन फ्रीडमैन पर सेंटर्ड था दोस्तों, यानी केंद्रित था। यूटिलिटी थ्योरी का प्रयोग करते हुए शिकागो स्कूल ने तर्क दिया कि मार्केट प्लेस अल्ट्रा रैशनल डिसीजन मेकर्स हैं, जिनको इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर और लॉयर कैस सस्टीन ने बाद में इकॉन्स कहा। एक इकॉन की तरह हर व्यक्ति उसी तरीके से काम करता है और रैशनल नीड्स के आधार पर गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू देता है। तो दो लोगों जॉन और जेनी की कल्पना करें जिनके पास $5 मिलियन का भाग्य है। दोस्तों, यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार उनके पास एक ही धन है, जिसका अर्थ है कि वह दोनों अपने फाइनेंसेस से सामान्य रूप से खुश हैं। लेकिन क्या हो अगर हम चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दें? मान लीजिए कि एक कैसीनो में उन्होंने $5 करोड़ कमाए हैं और दोनों के शुरुआती अंक बहुत अलग थे। जॉन केवल $1 मिलियन देकर आया था और उसने अपने पैसे को चौंकाने वाले रूप से बढ़ा लिया था, जबकि जेनी $9 मिलियन के साथ आई थी और हार कर $5 मिलियन तक पहुंच गई थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि जॉन और जेनी अपने $5 मिलियन से समान रूप से खुश हैं? संभावना है दोस्तों ऐसा नहीं होगा। स्पष्ट रूप से तो प्योर यूटिलिटी की तुलना में हम चीजों को अधिक महत्व देते हैं। गट फीलिंग, क्यों रैशनल कंसिडरेशन पर आधारित डिसीजंस लेने के बजाय
हम अक्सर इमोशनल फैक्टर से बहक जाते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यदि यूटिलिटी थ्योरी काम नहीं करती है तो क्या काम करता है? इसका एक ऑप्शनल प्रोस्पेक्ट थ्योरी है जिसे लेखक द्वारा डेवलप किया गया है। कहनमैन की प्रोस्पेक्ट थ्योरी यूटिलिटी थ्योरी को यह दिखाते हुए चुनौती देती है कि जब हम चॉइसेस लेते हैं तो हम हमेशा सबसे रैशनल तरीके से काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए इन दो सिनेरियोज की कल्पना कीजिए दोस्तों। पहले सिनेरियो में आपको $1000 दिए गए हैं और फिर एक निश्चित $500 को प्राप्त करने या $1000 जीतने का 50% मौका लेने के बीच चयन आपको करना होगा। दूसरे सिनेरियो में आपको $2000 दिए गए हैं और फिर $500 का एक श्योर नुकसान या $1000 खोने के 50% मौके के बीच में से आपको एक को चुनना होगा। अगर हम प्योरली रैशनल ऑप्शन बनाते हैं तो हम दोनों ही मामलों में एक ही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों, लेकिन मामला यह नहीं है। पहले उदाहरण में अधिकांश लोग श्योर बेट को लेना चुनते हैं, जबकि दूसरे मामले में ज्यादातर लोग जुआ खेलते हैं। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी यह समझने में हमारी मदद करती है कि ऐसा क्यों है। यह हमारे हमेशा रैशनल रूप से काम नहीं करने के कम से कम 2 रीजंस को हाईलाइट करती है। यह दोनों ही सिनेरियोज हमारी नुकसान के प्रति घृणा की भावना को दर्शाते हैं दोस्तों। फैक्ट यह है कि हम नुकसान के भय को प्रॉफिट की वैल्यू से अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला कारण यह है कि हम रेफरेंस पॉइंट्स के आधार पर चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। 2 सिनेरियोज $1000 या $2000 के साथ शुरू होता है दोस्तों। चाहे हम जुए खेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि शुरुआती पॉइंटर्स हमारी अपनी सिचुएशंस को कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं। पहले सिनेरियो में स्टार्टिंग पॉइंट $1000 और दूसरे में $2000 है, जिसका अर्थ है गेम के एंड में $1500 बेचने से पहले वाले केस में यह जीत की तरह लगता है, लेकिन दूसरे केस में इसे एक लॉस की तरह देखा जाता है। दूसरा, हम डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी प्रिंसिपल से प्रभावित होते हैं। जो वैल्यूज हम देख रहे हैं वह इसकी एक्चुअल कॉस्ट से अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 1000 का बोलकर $900 में बेचना इतना बुरा नहीं है दोस्तों, जितना $200 का बोलकर $100 में देना होता है। इसी तरीके से हमारे उदाहरण में $1500 से $1000 तक पहुंचना 2000 से $1500 तक जाने से अच्छा है। फॉल्स इमेजेस दुनिया को समझाने के लिए दिमाग पूरी तस्वीर क्यों बनाता है, परंतु वह अति आत्मविश्वास और गलतियां क्यों करता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सिचुएशंस को समझने के लिए हमारा मन नेचुरली कॉग्निटिव कोहेरेंस का उपयोग करता है दोस्तों। दूसरे शब्दों में हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कंप्लीट मेंटल पिक्चर्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे मस्तिष्क में मौसम के लिए कई इमेजेस हैं। मान लीजिए हमारे पास गर्मियों के मौसम की एक इमेज है जिसमें हम चमकदार सूरज की रोशनी में खड़े हैं। चीजों को समझने में हमारी मदद करने के साथ ही यह इमेजेस डिसीजंस लेने के दौरान भी हमारी मदद करती है। दोस्तों, जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हम इन इमेजेस को देखते हैं और उन पर हमारे अजम्पशंस और कंक्लूजन्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जानना चाहते हैं कि हमें गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो हम उस मौसम की हमारे द्वारा बनाई गई इमेजेस के अनुसार अपना डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम इन इमेजेस में बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, यहां तक कि जब उपलब्ध स्टैटिस्टिक्स और डेटा हमारी मेंटल पिक्चर से असहमत होते हैं, तब भी हम इन इमेजेस को खुद को गाइड करने देते हैं। गर्मियों में मौसम के फोरकास्टर रिलेटिवली शांत मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है दोस्तों। फिर भी आप शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों की आपकी मेंटल इमेज आपको उन्हें पहनने के लिए कहती है और इसके कारण हो सकता है कि आप बाहर कांपना शुरू कर दें। तो संक्षिप्त में हम अक्सर हमारी फॉल्टी मेंटल इमेजेस पर मैसिवली ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करने और बेहतर भविष्यवाणियां करने के कई तरीके हैं। गलतियों से बचने का एक तरीका रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग का उपयोग करना है दोस्तों। जनरल मेंटल इमेजेस के आधार पर डिसीजन लेने के बजाय एक्यूरेट फोरकास्ट बनाने के लिए स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स का उपयोग करें। उदाहरण के लिए सोचिए कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब एक ठंडा गर्मियों का दिन था।
तब आपने क्या पहन रखा था। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म रिस्क पॉलिसीज भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों, जो सफलता और विफलता दोनों मामलों में पूर्व अनुमान लगा सके। यह स्पेसिफिक मेजर्स को प्लान करता है। प्रिपरेशन और प्रोटेक्शन के माध्यम से आप जनरल मेंटल पिक्चर्स के बजाय एविडेंस पर भरोसा कर सकते हैं और ये अधिक एक्यूरेट फोरकास्ट्स बना सकते हैं। हमारे मौसम उदाहरण के मामले में इसका मतलब सुरक्षित रहने के लिए एक स्वेटर अपने साथ जरूर कैरी करें, अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो दोस्तों, अंत में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं। फास्ट और स्लो सोचना हमें दिखाता है कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम इंस्टिंक्टिवली काम करता है और इसमें थोड़े एफर्ट्स की जरूरत होती है। दूसरा सिस्टम अधिक केयरफुली होता है और इसमें हमारे फोकस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। एक समय पर हमारे ब्रेन का कंट्रोल दोनों सिस्टम्स में से जिस भी सिस्टम पर निर्भर करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे थॉट्स और एक्शंस अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे लिसनर्स में से एक जने की फरमाइश के थ्रू हमने इस किताब की समीक्षा को बनाया। बहुत टफ किताब है दोस्तों, हमें बहुत समय लगा इस किताब को पढ़ने में, इस किताब की समीक्षा बनाने में, इस किताब को बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने हिंदी वर्जन में रखने में हमारे को बहुत दिक्कतें हुई। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार में अगर यदि इस किताब को ना समझ पाए तो आप 2-3 बार इसको जरूर सुने। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों। अगर हम थिंकिंग को समझ पाते हैं कि कब फास्ट करती है, कब स्लो करती है, तो ये आपकी जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव ला सकती है और आपको चैंपियन बनाने में भी मदद कर सकती है दोस्तों। क्योंकि यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये तो समझना ही होगा कि आपकी थिंकिंग कैसे काम करती है दोस्तों। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समरीज